अगले दिन सुबह सुबह अध्यांश, अश्वी और आचर्व तीनों बेंगलुरु वापस जाने के लिए निकल गए। अश्वी पहली बार जोधपुर आई थी, इसलिए शमशेर ने उसे लौटते वक्त जोधपुर की कई फेमस चीज़ें गिफ्ट में दी। धनतेरस के दिन अध्यांश ने अश्वी की पूजा की थी, लेकिन उसे देने वाला उपहार अभी बाकी था। परंतु अध्यांश जो गिफ्ट अश्वी को देना चाहते थे, उनके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी जरूरी थी, जो बेंगलुरु जाकर ही पूरी हो सकती थी। इसी कारण अध्यांश ने फिलहाल गिफ्ट को टाल दिया। तीनों सुबह 4 बजे जोधपुर से निकले थे, इसलिए सूर्योदय से पहले ही उनका जेट बेंगलुरु में लैंड हो गया। अश्वी के मेंशन के पीछे ही हेलीपैड बना हुआ था, इसलिए जेट वहीं पे लैंड हुआ। जोधपुर जाते समय अश्वी सोते सोते गई थी, लेकिन बेंगलुरु लौटते वक्त वह जाग रही थी, इसलिए मेंशन में कदम रखते ही वह सीधे अपने कमरे में चली गई। अश्वी को बहुत नींद आ रही थी और वह सो जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि सुबह की आरती का समय हो गया है, इसलिए मजबूरी में अश्वी नहाकर तैयार होकर नीचे आई और मंदिर की ओर चली गई। मंदिर में पहले ही नायडू अन्ना ने आरती की तैयारी कर रखी थी। उन्हें नहीं पता था कि अश्वी आ गई हैं, इसलिए वह तो खुद ही आरती करने वाले थे, लेकिन अश्वी के आने से पहले भी और उनके घर छोड़ने के बाद भी नायडू अन्ना ही सुबह शाम की आरती करते थे। उस समय मंदिर में सिर्फ नायडू अन्ना और राघव अन्ना ही थे। अध्यांश और आचर्व जोधपुर गए थे, इसलिए उदय भी राजवंश बंगले में गया हुआ था। जब अश्वी मंदिर में आई और नायडू अन्ना की नज़र उस पर पड़ी, तो उनका मन खुशी से उछल पड़ा और उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने आरती की थाली अश्वी के सामने रख दी। अश्वी भी कुछ नहीं बोली, उसने भी आरती की थाली उठाकर आरती शुरू कर दी। अश्वी की आवाज़ सुनकर अध्यांश और आचर्व जो अपने कमरे में थे, वो दोनों भी हॉल में नीचे आ गए। हालांकि दोनों को अभी नहाना बाकी था, इसलिए वे मंदिर के बाहर ही खड़े रहे। अश्वी ने आरती खत्म करके नायडू अन्ना और राघव अन्ना के सामने थाली रख दी। दोनों ने आरती ली, तभी अश्वी की नज़र मंदिर के बाहर खड़े अध्यांश पर पड़ी। आचर्व को किसी का फ़ोन आ गया था, इसलिए वह वहाँ से चला गया। अध्यांश को देखते ही अश्वी आरती की थाली लेकर उसके पास आई और खुद ही उनको आरती दी, क्योंकि अश्वी को उनके कपड़े से ही समझ आ गया था कि अध्यांश ने अभी नहाया नहीं है। राघव अन्ना अश्वी के पीछे पीछे प्रसाद लेकर आए। अश्वी ने तो प्रसाद लेकर खा लिया, लेकिन अध्यांश ने प्रसाद सिर्फ लिया, खाया नहीं। उसे नहाना बाकी था, इसलिए उसने अपना प्रसाद भी अश्वी के मुंह में डाल दिया। अश्वी को बहुत नींद आ रही थी, जो अध्यांश अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए उसे नायडू अन्ना को जरूरी हिदायत देते हुए कहा, अन्ना आज जल्दी नाश्ता या कॉफ़ी मत बनाइए, 10 बजे के बाद ही बनाइएगा, और हाँ 10 बजे से पहले मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें, यह बात आचर्व को बता दीजिए। और एक और बात, मेरा फ़ोन भी आचर्व को दे दीजिए। नायडू अन्ना को यह सब समझाकर और अपना मोबाइल उन्हें देकर अध्यांश ने अश्वी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचकर अध्यांश ने उसका हाथ छोड़ा और उसे आदेश देने वाले लहजे से थोड़ा सख्त और ऊंची आवाज़ में कहा, आज हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज का दिन घर पर ही आराम करो, अस्पताल कल से ही जाना। ऐसा कहकर इससे पहले कि अश्वी कोई बहस करे, वो वॉशरूम चला गया। अश्वी उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी नींद उस पर हावी हो रही थी, इसलिए उसने सारे विचारों को एक तरफ रख दिया और खुद को भी बिस्तर पर डाल दिया। जब तक अध्यांश कपड़े बदलकर वापस कमरे में आए, अश्वी गहरी नींद में सो चुकी थी। उसे इस तरह शांतिपूर्वक मीठी नींद में देख अध्यांश के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वह भी बिस्तर पर आ गया और अश्वी को अपने बाहों में लेकर सो गया। नींद तो उसे भी आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वह भी सो गया। राजवंश एम्पायर में धनतेरस से लेकर लाभ पंचमी तक छुट्टियां होती हैं, इसलिए किसी को भी आज ऑफिस नहीं जाना था। इसलिए आचर्व भी आरती खत्म करने के बाद सोने चले गए। अश्वी के वापस आ जाने से नायडू अन्ना और राघव अन्ना भी बहुत खुश थे। ठीक 10 बजे अध्यांश की नींद खुली। उसने देखा कि अश्वी अभी भी सो रही है, इसलिए उसकी नींद ना टूटे इस तरह से अध्यांश ने धीरे से उसे ठीक से बिस्तर पर लिटाया और उसके सर के नीचे तकिया रखा। फिर वह खुद नहाने के लिए वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद अध्यांश हॉल में बैठा था।
उसके हाथ में अखबार था और दूसरे हाथ में कॉफ़ी का मग। अध्यांश का ध्यान अखबार पढ़ने में था। तभी उदय घर में प्रवेश किया। अध्यांश का जेट बेंगलुरु लैंड होते ही उदय को खबर मिल गई थी कि इसलिए वह उसी वक्त अश्वी मेंशन आने के लिए निकल गया। जैसे ही उदय अंदर प्रवेश किया, उसने अध्यांश को हॉल में बैठा देखा। अध्यांश को देखते ही उदय ने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग उदय, क्या खबर लाए हो? अध्यांश ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा और फिर पूछा, बॉस, कोई न्याल मेहरा नाम का डॉक्टर है जो आपकी और भाभी की जांच पड़ताल करवा रहा है। उदय ने जवाब दिया, करने दो उसे जो करना है, जितनी चाहे जांच करवाए। और इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद यह खबर उसे पहुँचाओ कि अश्वी और मैं पति पत्नी हैं, क्योंकि जब उसे यह पता चलेगा कि अश्वी मेरी पत्नी है तभी वह अश्वी से दूर रहेगा। उदय की बात सुनकर अध्यांश ने उसे आदेश दिया। यह बोलते वक्त अध्यांश के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ जलन के भाव भी थे। जी बॉस, कल के चोपड़ा पूजन की तैयारियां हो गई? अध्यांश ने फिर पूछा। जी बॉस। तो अंगद से कह दो कि इस साल चोपड़ा पूजन उसे करना है, इसलिए समय पर ऑफिस पहुंच जाए। और इतना ही नहीं, लाइफ केयर अस्पताल का चोपड़ा पूजन मैं घर पर ही करूंगा, इसलिए उनका भी इंतजाम करवा देना। अध्यांश ने कहा। जी बॉस। अभी अध्यांश उदय को और आदेश देता, इससे पहले उसे अश्वी की आवाज़ सुनाई दी। सुबह सुबह क्या काम लेकर बैठ गए हो आप? कम से कम उदय को तो चाय पीने दो। जैसे ही अश्वी आई, उसने अध्यांश की क्लास लगानी शुरू कर दी। अध्यांश को डांटने के बाद अश्वी ने नायडू अन्ना को आवाज़ लगाई, अन्ना, मेरे लिए कॉफ़ी और उदय के लिए चाय ले आओ जरा। अध्यांश ने अश्वी को देखते हुए अखबार और कॉफ़ी मग एक तरफ रखा और अश्वी की तरफ हाथ बढ़ाया। अश्वी ने भी उनका हाथ थाम लिया। जैसे ही अश्वी का हाथ अध्यांश के हाथ में आया, उसने उसे धीरे से खींचकर अपने बगल में बैठा लिया। अश्वी सोकर उठकर सीधे नीचे हॉल में आई थी, इसलिए उनकी आंखों में अब भी नींद साफ झलक रही थी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। अश्वी को अपने पास बिठाने के बाद अध्यांश ने उसके बाल ठीक करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, उठ क्यों गई? अभी भी आपकी आंखों में नींद दिख रही है मुझे। तो सोती रहती ना? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने मुंह नहीं धोया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना मेरी नींद तो कब की पूरी हो गई थी। कहते कहते अश्वी ने अपना सर अध्यांश के कंधे पर टिका दिया। इससे साफ पता चल रहा था कि वह अभी भी हल्की नींद में थी, परंतु अध्यांश उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। तभी नायडू अन्ना चाय और कॉफ़ी लेकर आए। अश्वी की कॉफ़ी अध्यांश ने ही ली और उसे फूंक मारकर ठंडी करने लगा। जब कॉफ़ी थोड़ी गुनगुनी हो गई तो अध्यांश ने कॉफ़ी का मग अश्वी के हाथ में दे दिया। कॉफ़ी पीते पीते अश्वी ने अध्यांश से पूछा, अजर्व कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो अभी सो रहा है। क्यों, कुछ काम था उससे? अध्यांश ने बताया और फिर कारण पूछा। कुछ खास नहीं, मुझे निवांशी के फ्लैट पर वापस जाना था इसलिए, अश्वी ने बताया। वह तो अपनी कॉफ़ी पीने में व्यस्त थी, लेकिन उसकी बात सुनकर अध्यांश के चेहरे के भाव बदल गए। अश्वी के पूछने पर अध्यांश कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया। उसे अचानक यूँ जाते देखकर अश्वी हैरान रह गई। अब इन्हें क्या हुआ? वह बड़बड़ाई और फिर खुद भी उनके पीछे पीछे चली गई। अध्यांश हॉल से निकलकर बाहर गार्डन में चला गया, लेकिन बाहर धूप थी इसलिए वह वहाँ से उठकर कमरे में चला गया। अश्वी भी उसके पीछे पीछे पहले गार्डन और फिर कमरे में पहुंची। कमरे में आकर उसने देखा कि अध्यांश अपने हाथ में जो कुछ भी आ रहा था उसे फेंक रहा था। अध्यांश का यह बर्ताव अश्वी के लिए हैरान करने वाला था। अश्वी तुरंत आगे बढ़ी और अध्यांश का हाथ पकड़ लिया। उस वक्त अध्यांश के हाथ में एक फूलदान था जो काफ़ी बड़ा और भारी था। अश्वी ने वह फूलदान अध्यांश के हाथ से लेकर उसकी जगह पर रख दिया और फिर अध्यांश को देखने लगी, लेकिन अध्यांश अश्वी की तरफ देखने के बजाय उससे नज़रें चुराने लगा। अध्यांश को ऐसा करते देख अश्वी से रहा नहीं गया, तो वह पैरों के पंजों को उठाकर अपने दोनों हाथों से अध्यांश का चेहरा अपनी तरफ मोड़ने लगी। अचानक आपको क्या हो गया? अश्वी ने अध्यांश की आंखों में आंखें डालकर पूछा। जवाब में अध्यांश कुछ नहीं बोला, बस यूं ही चुपचाप खड़ा रहा। अश्वी ने फिर एक बार सवाल किया,
क्यों इतने गुस्से में हो आप? आपको पता है ना कि गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप बात बात पर गुस्सा करते हैं। तो तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो कि मुझे गुस्सा आए? इस बार अध्यांश ने जवाब दिया, मैंने क्या किया? अश्वी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा मुझसे दूर जाने की बात करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर तुम मुझसे दूर जाने की बात क्यों करती हो? अध्यांश ने भी सीधे शब्दों में कहा, ओह, इतनी सी बात पर आप इतना गुस्सा कर लिए, पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया। अश्वी हंसते हुए बोली, लेकिन अपनी बात को यूं हंसी में उड़ाते देख अध्यांश और भी गुस्से में आ गया, जो उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। जैसे ही हंसते हंसते अश्वी की नज़र अध्यांश से मिली, वह एक पल के लिए डर गई, लेकिन अगले ही पल उसने अध्यांश को गले से लगा लिया। जैसे ही अश्वी ने उसे गले लगाया, अध्यांश का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। जब अश्वी को इस बात का एहसास हुआ कि अब अध्यांश का गुस्सा कम हो गया है, तो उसने उसी तरह अध्यांश के बाहों में रहते हुए धीरे से कहा, मिस्टर राजवंश, आपके गुस्से से हकीकत बदल नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल, पर मुझे जाना तो पड़ेगा ही। मेरी दोस्त मेरी राह देख रही हैं कि कब मैं जोधपुर से वापस आऊं। बिल्कुल नहीं मिसेज राजवंश, मैंने आपको कहा था ना कि 1 महीने के अंदर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन तब तक आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तो फिर ये तय हो गया कि अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरे पास। और वैसे भी दिवाली का त्यौहार भी करीब है। अगर त्यौहार के दिन घर की लक्ष्मी घर से बाहर हो, घर से दूर हो, तो क्या माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे परिवार पर बरसेगी? अश्वी की बात सुनकर अध्यांश ने भी उसे साफ शब्दों में अपनी बात कह दी। अध्यांश की बात सुनकर अश्वी के पास कोई और तर्क करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए उसने बस कहकर बात खत्म कर दी। कुछ देर बाद अध्यांश के बाहों में यूं ही रहने के बाद अश्वी ने मजाक में अध्यांश से कहा, अब ऐसे ही खड़े रहना है या फिर नीचे भी चलना है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आपको भूख लगी है या नहीं, पर मुझे तो ज़रूर भूख लगी है। अध्यांश भी अश्वी की शरारत को बखूबी समझ रहा था, इसलिए उसने भी मजाक में कहा, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे भूख प्यास नहीं लगती, तो अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। शैतान। अध्यांश को मुस्कुराते देख अश्वी भी थोड़ी रिलैक्स हो गई। उसे किचन में भी जाना था, तो वो अध्यांश से अलग होकर नीचे जाने लगी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और वह वापस आई और अध्यांश से कहा, मैं यही रहूँगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो क्या मैं उसमें जा सकती हूँ? शादी कब है और कहाँ है? अध्यांश ने सवाल किया। दिवाली के 5 दिन बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर जाने वाली हूँ। मैं और वांसी शादी तक उसके साथ ही रुकेंगे, और हाँ, शादी यही बेंगलुरु में ही है। एक और बात, मैं 15 दिन रहूँगी। जब कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल में आएगी तभी मैं आऊँगी, इसलिए आजर्ब को कहकर अरेंज करवा दो। पहले तो अश्वी ने अध्यांश के सवाल का जवाब दिया, फिर उसे आदेश दिया, जो हुक्म मिसेज राजवंश। अध्यांश ने भी हंसते हुए कहा। उसे ऐसे नाटक करते देख अश्वी भी हंसने से खुद को रोक न सकी। फिर धीरे से बोला, जान, 15 दिन ज़्यादा नहीं कहे जा सकते। यह सुनकर अश्वी ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन अध्यांश ने तुरंत बात संभाल ली और कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, और वैसे भी मेरे भी लंगोटिया यार की शादी है, इसलिए मैं भी वहाँ व्यस्त रहूँगा। वैसे मैं चाहता था कि तुम भी मेरे दोस्त की शादी में मेरे साथ चलो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी सहेली की शादी में मज़े करो और अस्पताल की चिंता मत करो, वह आजर्व संभाल लेगा। ओके, अब मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना, लैपटॉप लेकर मत बैठ जाना, अश्वी ने कहा और वहाँ से चली गई। अध्यांश बस उसे जाते हुए देखता रहा। पूरे दिन इसी तरह गुजरा। अगले दिन दिवाली थी, इसलिए अध्यांश सुबह ही राजवंश बंगले में जाकर अपने परिवार से मिला। वह अश्वी को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अश्वी के सवालों के अभी उसे जवाब नहीं मिले थे, इसलिए उसे मन मारकर अकेले ही जाना पड़ा। राजवंश बंगले से परिवार के सभी सदस्य राजवंश एम्पायर गए, जहां आज चोपड़ा पूजन था। अध्यांश राजवंश बंगले से अश्वी मेंशन वापस आ गया। उसे भी लाइफ केयर अस्पताल का चोपड़ा पूजन करना था।
जिसे उसने उदय को बताकर घर पर ही रख दिया था। अध्यांश ने घर आकर देखा तो अस्वी ने पूजा की सभी तैयारियां कर रखी थी। पंडित जी भी आ चुके थे, बस कुछ तैयारी था, इसलिए अध्यांश भी जल्दी से कमरे में जाकर तैयार होकर आया। अस्वी और अध्यांश ने मिलकर चोपड़ा पूजन किया। उस दिन रात को अस्वी मैंसन में आज तक की सबसे धमाकेदार आतिशबाजी हुई। पूरा अस्वी मैंसन रोशनी से सज गया था। आज सचमुच अस्वी मैंसन में दिवाली का त्यौहार मनाया गया था। पहले दिन हिंदू नववर्ष था, साथ ही अस्वी का जन्मदिन भी। अध्यांश अस्वी का जन्मदिन बहुत बड़े पैमाने पर मनाना चाहता था, लेकिन अस्वी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय अस्वी ने अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए अध्यांश उसे लेकर अनाथ आश्रम गया और दोनों ने पूरा दिन वहीं बिताया। शाम को एक इमरजेंसी आ गई, जिससे अस्वी को अस्पताल जाना पड़ा। अपनी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, इससे अध्यांश बहुत खुश था, लेकिन दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी जिंदगी में आ रहा है। बीता हुआ कल फिर से उनके जीवन में दस्तक दे रहा है। दिवाली और नव वर्ष अध्यांश और अस्वी ने धूमधाम से मनाया। बस एक कमी रह गई। दोनों दिनों में केवल वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, परिवार की कमी थी। लेकिन अध्यांश ने सोचा कि एक साल और सही, लेकिन अगले साल तो वह अपनी पत्नी के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य के साथ हर त्योहार और उत्सव बड़े पैमाने पर और धूमधाम से मनाएगा। लाभ पंचम के बाद अस्वी को हॉस्पिटल से 15 दिन की छुट्टी लेनी थी, इसलिए नव वर्ष के दूसरे दिन से ही अस्वी अस्पताल जाने लगी। लगातार 4 दिन वह अस्पताल गई ताकि अधिकांश काम वह पूरा कर सके। इसी तरह एक दिन अस्वी इमरजेंसी के कारण पूरी रात अस्पताल में रुकी। उस दिन शाम को त्रिशिका और अंगद अस्वी मैंसन आए थे अध्यांश से मिलने के लिए। हालांकि उन्हें उदय से पता चला था कि उनकी भाभी यानी अध्यांश की पत्नी अस्वी मैंसन में रहती हैं और इसी कारण वो दोनों वास्तव में अस्वी से मिलने आए थे, लेकिन अपने भाई को पता ना चले इसलिए दोनों ने अध्यांश की याद आ रही थी ऐसा बहाना बनाया था। हालांकि अध्यांश उनकी सभी बातों को अच्छे तरह से समझ रहा था। दोनों अस्वी मैंसन पहुंचने से पहले ही उनकी बदकिस्मती वहां पहुंच गई थी। वो दोनों आने वाले थे, इसलिए अध्यांश भी घर जल्दी आ गया था। दोनों पूरी रात वहीं अस्वी मैंसन में रुके, इस आशा के साथ कि शायद उसकी भाभी देर रात घर आएंगी और वे दोनों उनसे मिल सकेंगे। लेकिन फूटे किस्मत उनकी, सुबह भी अस्मी घर नहीं आई, इसलिए दोनों को वापस जाना पड़ा। लेकिन दोनों घर के बाहर कदम रखने से पहले ही अध्यांश ने उन्हें रोक लिया। 1 मिनट। जी भाई। दोनों ने ऐसा सोचा कि उनका भाई भाभी के बारे में कुछ बात करेंगे, इसलिए दोनों खुशी खुशी रुक गए। लेकिन अध्यांश ने तुरंत दोनों की ही इच्छा पर पानी फेर दिया। खबर है कि 2 दिन बाद तुम दोनों को हवेली पहुंचना है, याद है ना? दोनों ने उदास चेहरे के साथ जवाब दिया। गुड। सारी तैयारियां हो गई? अध्यांश ने पूछा। हाँ भाई, सारी तैयारी हो गई, चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, अंगद ने बताया। दोनों के ऐसे उतरे हुए मुंह को देखकर अध्यांश को भी उन पर दया आ गई और इसलिए उन दोनों को तरस खाते हुए कहा, देवी की शादी होने दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारी भाभी को परिवार के साथ मिलाऊंगा। अध्यांश की बात सुनकर दोनों का चेहरा खुशी से खिल गया। दोनों की खुशी का कोई पार ही न रहा। दोनों दौड़कर अध्यांश के पास आए और गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद अध्यांश ने उन दोनों से अलग होते हुए अपने असल अवतार में लौटते हुए कहा, अब यहाँ से निकलो, टाइम पर हवेली पहुँच जाना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। उस दिन सुबह अस्वी ने अपनी ड्यूटी निभाने के बाद अस्वी मैंसन के जाने के बजाय अध्यांश के ग्लोरी रेजिडेंसी वाले फ्लैट पर गई, क्योंकि पिछले पूरे दिन वह अस्पताल में बिताई थी, इसलिए वह थकी हुई थी। ऊपर से आज उसे निवांशी की शादी के लिए भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने ले जाना था। अस्पताल से अस्वी मैंसन जाना और फिर वापस आना बहुत थकाने वाला था, इसलिए अस्वी वही ग्लोरी रेजिडेंसी में रुक गई।
अध्यांश ने वहाँ भी अश्वी के कपड़े और उनकी ज़रूरत का सामान रख दिया था। अश्वी फ्लैट पर पहुंचकर फ्रेश हो गई और अपने बिस्तर पर लेटने का मन बनाया। उसने अध्यांश को पहले ही अपनी ग्लोरी रेजिडेंसी जाने के बारे में बात की थी और अध्यांश ने फ्लैट के लॉक सिस्टम में अश्वी की फिंगर प्रिंटिंग डाटा भी जोड़ दिए थे। सुबह 9 बजे अश्वी अस्पताल से निकलकर फ्लैट पर आई। आते ही वह सो गई। वह सीधे 1 बजे उठी। अभी उसे नहाना बाकी था, इसलिए वह उठते ही नहाने चली गई। उसे शाम को अपनी दोस्त से मिलने जाना था, इसलिए उसने नहाकर एक टी शर्ट और कैपरी पहन ली। अश्वी नहाकर तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो वहाँ हॉल में उसे अध्यांश बैठे हुए दिखे। अश्वी ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अध्यांश फ्लैट पर आएंगे। अश्वी को अचानक भूख लगी। अश्वी खाना बनाने के लिए किचन में जा ही रही थी, लेकिन किचन में जाने से पहले ही अध्यांश ने उसे बुला लिया। बुलाने पर अश्वी उसके पास गई तो अध्यांश ने उससे उसके अस्पताल के कल के दिन के बारे में पूछा। उसके बाद उसने उसके हाथ में टिफ़िन देते हुए उसे परोसने को कहा। इस तरह से तैयार खाना मिलने पर अश्वी ने राहत की सांस ली। वैसे भी उनका अभी खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए टिफ़िन देखकर जैसे उसे आराम मिल गए हो वह खुश हो गई। अश्वी ने फटाफट टिफ़िन से खाना थाली में परोसा। अध्यांश को भी खाने के लिए बुलाया। दोनों ने खाना खाया तो अश्वी किचन साफ करके वापस बेडरूम में सोने चली गई। अध्यांश भी अपने काम से ऑफिस लौट गया। हालांकि अश्वी ने उसे पहले ही बता दिया था कि शाम को उसे 7 बजे कॉफ़ी कल्चर कैफ़े में पिकअप करना है। शाम को अश्वी को कॉफ़ी कल्चर कैफ़े जाना था, इसलिए अध्यांश ने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी और उसने आजर्ब से दूसरी गाड़ी मांग ली। दोपहर में अश्वी ने अपनी नींद पूरी कर ली। 4:30 बजे अलार्म बजा, जिससे अश्वी की नींद खुल गई। 5 बजे उसे कॉफ़ी कल्चर कैफ़े पहुंचना था, इसलिए उसने फ्रेश होकर अपने पसंद के कपड़े बदल लिए। उसने नीली बैगी पैंट और गुलाबी शर्ट पहनी। हाथ में उसकी पसंदीदा घड़ी और दूसरे हाथ में अध्यांश की तरह रुद्राक्ष का ब्रेसलेट। पैरों में निकर्स थे। हॉल में गाड़ी की चाबी पड़ी थी, जिसे लेकर फ्लैट लॉक करके अश्वी पार्किंग में आ गई। पार्किंग में अध्यांश की फॉर्च्यूनर खड़ी थी। निवांशी ऑफिस से सीधे कॉफ़ी कल्चर पहुंचने वाली थी, इसलिए अश्वी को कोई चिंता नहीं थी। अश्वी ने गाड़ी में बैठकर GPS में कॉफ़ी कल्चर कैफ़े का लोकेशन सेट किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। 5 बजे में 10 मिनट बाकी था, तभी अश्वी कॉफ़ी कल्चर कैफ़े पहुंच गई। अश्वी ने गाड़ी पार्क की और कैफ़े के अंदर गई। उसने अंदर जाकर चारों ओर नज़रें दौड़ाई, लेकिन अश्वी को अपनी दोस्त या निवांशी में से कोई न दिखी। दोनों में से कोई भी नहीं आई, इसलिए अश्वी ने एक शांत टेबल पर देखकर वहां जाकर बैठ गई और अपने लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी आने तक वह अपना मोबाइल चेक करने लगी। थोड़ी देर में कॉफ़ी आ गई। अश्वी कॉफ़ी पी ही रही थी, तभी निवांशी और उनकी दोस्त दोनों साथ में कैफ़े में एंटर की। अश्वी का ध्यान तो अपने कॉफ़ी में था, उसने दोनों को देखा नहीं। निवांशी की नज़र कैफ़े के अंदर आते ही अश्वी पर पड़ी, इसलिए वह दोनों उसके पास आईं। दोनों को देखकर अश्वी ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और उठकर दोनों से मिली। तीनों बैठे तो अश्वी ने दोनों के लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर की। बैठते ही निवांशी ने अश्वी से पूछा, आशु तुम जोधपुर से कब आई? अश्वी कुछ जवाब देने से पहले ही उसकी दोस्त ने अश्वी से पूछा, आशु तू तो शिमला में रहती थी ना, तो जोधपुर कब शिफ्ट हुई? ओ आशी देवी, तुम्हारे विचारों को थोड़ा विराम दो, मैं शिमला में ही रहूँगी। यह तो काम से जोधपुर आई थी, बाकी मैं अभी 6 महीने के लिए बेंगलुरु रहने वाली हूँ। इतना कहकर अश्वी ने अपनी दोस्त यानी आशी को बताया कि वह बेंगलुरु क्यों शिफ्ट हो रही है। फिर निवांशी को उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं तो दिवाली के अगले दिन ही जोधपुर से आ गई थी। तो फिर तू अब तक कहाँ रह रही थी? इतने दिनों से घर क्यों नहीं आई? निवांशी ने अश्वी की बातें सुनकर उसके लिए टेंशन में आकर पूछा, अरे शांत हो जा, पहले तो बात मेरे घर पर ना आने की है, तो मुझे अस्पताल का एक क्वार्टर मिल गया है, इसलिए मैं अब से वहीं रुकूंगी। अश्वी सच बताने के बजाय झूठ बोल गई। तीनों काफ़ी समय बाद मिली थी, इसलिए बातों बातों में तीनों ने एक के बाद एक 3-4 कॉफ़ी पी ली। आखिर में अलग होते समय आशी ने निवांशी और अश्वी को अपनी शादी की कार्ड दी और तीनों अलग हो गईं।
अश्वी ने अध्यांश को 7 बजे का समय दिया था, इसलिए वह 7 बजे ही कॉफी कल्चर कैफे पहुंच गया था। अश्वी के पास गाड़ी थी, इसलिए वह ऑफिस से यहाँ तक अजर्व की गाड़ी में आया था। कॉफी कल्चर कैफे पहुंचकर अध्यांश ने अश्वी को मैसेज करके बता दिया। अश्वी भी गाड़ी लेकर अध्यांश के पास आई। अध्यांश के पास पहुंचकर अश्वी ने ड्राइविंग सीट अध्यांश को सौंप दी और खुद पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। अपने हाथ में रखी आशी की शादी की कार्ड उसने डेस्क बोर्ड पर रख दी और अपना सर अध्यांश के कंधे पर ढाल दिया। जैसे ही अध्यांश का ध्यान कार्ड पर पड़ा, तुरंत ही उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। अध्यांश और अश्वी कॉफी कल्चर कैफे से निकलकर अश्वी मैंसन वापस आए। अगले दिन अश्वी को आशी के शादी के लिए उसके घर जाना था और वहां से उन्हें शादी स्थल पर भी पहुंचना था, इसलिए रात का डिनर करके अश्वी जल्दी सो गई। सुबह अध्यांश के जागने से पहले ही अश्वी उठ गई। नहा धोकर तैयार होकर अश्वी नीचे आई और उसने आरती की। आरती की आवाज़ सुनकर अध्यांश भी उठ गया। बाकी सब भी मंदिर में आ गए। अश्वी ने आरती पूरी करके सबको आरती और प्रसाद दिया। उसने अध्यांश के लिए प्रसाद साइड में रख दिया और खुद ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नायडू अन्ना के साथ किचन चली गई। अध्यांश भी तैयार होकर नीचे आया। तब तक अश्वी और नायडू अन्ना ने मिलकर ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। अध्यांश ब्रेकफास्ट करने बैठा और उसके पीछे पीछे अजर्व और उदय भी बैठ गए। अश्वी ने राघव अन्ना को भी बुला लिया और नायडू अन्ना को भी ब्रेकफास्ट करने को बैठने को कहा। खुद सबको सर्व करने लगी। सभी को चाय, कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट देकर अश्वी खुद भी ब्रेकफास्ट करने बैठ गई। उसके बैठने के बाद अध्यांश ने अपनी आदत के अनुसार पहले कौर को अपनी प्लेट से उठाकर अश्वी के सामने रखा। अश्वी ने उसके हाथ से खाया। तभी अध्यांश ने खाना शुरू किया। ब्रेकफास्ट खत्म करके सभी अपने अपने काम पर लग गए। अश्वी आज जाने वाली थी, इसलिए अध्यांश घर पर ही रुक गया था। सब कुछ समेट कर अश्वी ऊपर बेडरूम में आई, जहां अध्यांश पहले से ही अपना लैपटॉप लेकर बैठा था। अश्वी ने आकर अपना सारा सामान पैक करना शुरू किया। अश्वी को देखकर अध्यांश ने काम करते करते उससे पूछा, जान तुम कितने बजे निकलने वाली हो? लंच करके निकलूंगी, अश्वी ने बताया। तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, अध्यांश ने कहा। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी लेकर खुद ही चली जाऊंगी। अश्वी ने तुरंत ही अध्यांश की बात को नकार दिया। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। दोनों ने फिर अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर कमरे में शांति रही और फिर अध्यांश की आवाज़ सुनाई दी, बाय द वे मैं आज शाम मुंबई जा रहा हूँ, 2 दिन वहीं रुकूंगा। क्यों? अचानक अध्यांश की बात सुनकर अश्वी ने उससे पूछा। हाँ, वहाँ भी राजवंश एम्पायर की ब्रांच में कुछ समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, अध्यांश ने जवाब में बताया। ओके, अपना ध्यान रखना और संभल कर जाना। सारा दिन सिर्फ लैपटॉप पर काम मत करते रहना, थोड़ा आराम भी कर लेना, अश्वी ने अध्यांश की आदतों को जानते हुए उसे सलाह दी। इस बीच अश्वी का भी पैकिंग पूरा हो गया था, तो उसने अपना बैग एक तरफ रखा और कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में चली गई। जब अश्वी नीचे हॉल में पहुंची तब तक सिर्फ 10 ही बज रहे थे। लंच बनाने में अभी भी काफ़ी समय था। अश्वी के पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं था, इसलिए बोर होकर वह वापस कमरे में आ गई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, अध्यांश ने लैपटॉप से नज़रें उठाकर एक बार उसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। अश्वी को बोरियत महसूस हो रही थी, तो वह अध्यांश के पास आकर बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गई। थोड़ी देर वह अध्यांश को काम करते देखती रही। फिर अचानक ना जाने उसे क्या सूझा, उसने अध्यांश की गोद से लैपटॉप हटाकर साइड में रखा और खुद अपना सर उसकी गोद में रख दिया। अध्यांश तो बस जो कुछ भी वह कर रही थी उसे देख रहा था। जब अश्वी अध्यांश के गोद में सर रखकर बिस्तर पर लेट गई, तब अध्यांश भी उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगा। अध्यांश को अपने सिर की मालिश करते देख अश्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अध्यांश के उस प्यार भरे स्पर्श को महसूस करने लगी। 5 साल पहले जो कुछ भी अध्यांश ने अश्वी के साथ किया था और उसके बाद जो कुछ भी अश्वी को अपनी ज़िंदगी में सहना पड़ा था, उससे उसे अध्यांश से कई शिकायतें थी, लेकिन इन सब को एक तरफ रखकर जब अध्यांश उसे इस तरह प्यार से दुलारता तो अश्वी को बहुत सुकून मिलता। अध्यांश जब उसकी छोटी छोटी जिदें पूरी करता तो अश्वी भी छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाती।
अध्यांश की उंगलियों का जादू ऐसा चला कि आंखें बंद करके लेटी हुई अस्वी कब गहरी नींद में चली गई उसे खुद पता न चला। जब अध्यांश को एहसास हुआ कि अस्वी सो गई है तो उसने अपना लैपटॉप वापस लिया और काम करने लगा, पर उसकी उंगलियां अब भी अस्वी के बालों में घूम रही थीं। काम करते करते अध्यांश ने आजर्व को मैसेज करके बता दिया कि अस्वी किचन में नहीं जाएंगी, इसलिए नायडू अन्ना को खुद ही दोपहर का खाना बनाना पड़ेगा। लगभग 2 घंटे तक अस्वी इसी तरह अध्यांश की गोद में सर रखकर सोई रही। जब आजर्व का फोन आया कि खाना तैयार है तब अध्यांश ने उसे जगाया। उठते ही अस्वी ने अध्यांश से शिकायत की, मैं सो गई थी तो मुझे जगा देना चाहिए था ना, कितना लेट हो गया और भी दोपहर का खाना भी बनाना बाकी है, पता नहीं सब कैसे होगा। अस्वी को इस तरह शिकायत करते देख अध्यांश ने नाम में सर हिलाया और फिर उसे समझाते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, रिलैक्स जान, खाना बन चुका है और वैसे भी अब पता नहीं कितने दिनों बाद तुम इस तरह मेरे साथ रहोगी, इसलिए मैंने तुम्हें सोने दिया ताकि कुछ समय के लिए ही सही तुम मेरे साथ तो रहो। अध्यांश की इस प्यार भरी बातों ने अस्वी को चुप कर दिया। वह बिस्तर से उठकर वॉशरूम में चली गई और जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। उसके पीछे पीछे अध्यांश भी नीचे आ गया। सब लोग उनका ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों नीचे आए सभी लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। दोपहर में 2 बजे अस्वी को निकलना था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। उसे इस तरह जल्दी जल्दी खाते देख अध्यांश ने उसे 2-3 बार टोका भी, लेकिन अस्वी पर उसका कोई असर न हुआ। अपना खाना खत्म करके अस्वी कमरे में आ गई। अध्यांश भी अपना खाना खत्म करके कमरे में आया। जैसे ही कमरे में आया उसकी नज़र अस्वी पर पड़ी जो अपना बैग पैक कर रही थी। अध्यांश को देखकर अस्वी ने तुरंत कहा, आपका बैग मैंने पैक कर दिया है, इसमें आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ओके, अध्यांश ने बस इतना कहा। मैं साथ नहीं हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरा दिन सिर्फ काम करते रहो, समय पर खाना भी खा लेना और आराम के समय आराम भी कर लेना। मैं आजर्व को फ़ोन करके अपडेट लेती रहूँगी। अगर मुझे पता चला कि आपने आराम नहीं किया है तो आपकी खैर नहीं। अस्वी ने सीधे अध्यांश को धमकाते हुए कहा, मैं ध्यान रखूँगा। अध्यांश ने भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा, ओके बाय, मैं निकल रही हूँ। इतना कहकर अस्वी ने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन अगले ही पल वह रुक गई। उसने बैग को साइड में रखा और अध्यांश के पास आकर उसे गले से लगा लिया। धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, आई मिस यू। अस्वी भले ही धीरे से बोली हो, लेकिन अध्यांश ने उसे सुन लिया। उसने अस्वी को कोई जवाब न दिया, पर मन ही मन कहा, बहुत जल्द मिलेंगे स्वीटहार्ट। यह सोचते हुए उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम्हारे लिए मारुति नेक्सस बाहर खड़ी है, वही गाड़ी लेकर जाना, घर की कोई गाड़ी मत लेना। कुछ देर बाद अध्यांश ने अस्वी को अलग किया और फिर उससे कहा, क्यों? अस्वी ने पूछा, क्योंकि घर की सभी गाड़ियाँ राजवंश नाम की नेम प्लेट है। अगर किसी को भी पता चला तो तुम्हें ही परेशानी होगी और जवाब देने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी मंगवा दी है, अभी भी वही इस्तेमाल करो। अध्यांश ने पूरी बात समझाई। ओके, अस्वी ने सिर्फ उसकी बात मान ली। अध्यांश ने प्यार से अस्वी का माथा चूमा और उसका बैग उठाकर उसके साथ कमरे से बाहर निकला। अस्वी सबसे मिलकर घर से निकल गई। आशी के घर जाने के लिए अस्वी घर से निकलकर आशी के घर गई, जहां निवांशी पहले ही मौजूद थी। तीनों के पास अपनी अपनी गाड़ी थी, इसलिए तीनों अपनी अपनी गाड़ी में सिटी से बाहर स्थित गायत्री देवी हवेली जाने के लिए निकल पड़ी। लगभग 3 घंटे ड्राइव करने के बाद तीनों हवेली पहुंची। तीनों ने अपना अपना बैग उठाया और हवेली के अंदर जा ही रही थी, तभी अस्वी का फ़ोन बजा। अस्वी ने निवांशी और आशी को अंदर जाने को कहा और खुद फ़ोन रिसीव किया। 2 मिनट में फ़ोन पर बात खत्म करके अस्वी भी हवेली के अंदर जाने लगी, लेकिन उनका ध्यान मोबाइल पर ही था। जैसे ही वह मेन डोर पर पहुंची तभी सामने से आ रही एक महिला से टकरा गई, जिसके हाथ में एक बड़ी थाली थी। अस्वी से टकराने के कारण वह थाली ज़मीन पर गिर गई और उसमें जो कुछ भी था इधर उधर बिखर गया। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि ये कहानी कैसी लगती है आप लोगों को। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और ढेर सारा कमेंट्स करे और अपना ख्याल रखे। कल मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ।